प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, यूर हिस्ट्री टीचर। आज आपको इतिहास के 8वें लेसन मुगल साम्राज्य, किसान जमींदार और राज्य के बारे में बताएंगे। देखिए, भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की नींव गाड़ी थी। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन्होंने शासन किया, यानी 1526-17 साल। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए या कृषि इस प्रकार से चलती थी, केवल इस हमने उसी का अध्ययन करना है। इससे अलावा राज्य की विशेषताओं में नहीं जाना है। तो कृषि के क्षेत्र में सर्वप्रथम हम आईने अकबरी को उठाते हैं, क्योंकि आईने अकबरी इतिहासकारों के लिए उस समय कृषि को जानने का एक सबसे बड़ा या उत्तम स्रोत है। आईने अकबरी अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसमें अबुल फजल ने कृषि इस प्रकार से की थी, कितना राजस्व दिया जाएगा, सिंचाई की क्या अवस्था थी, कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, इन सब के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन इतिहासकारों के समक्ष आईने अकबरी को लेकर कुछ दुविधाएं, कुछ समस्याएं हैं। आईने अकबरी अकबर के दरबारी कवि के द्वारा अकबर के संरक्षण में ही लिखी गई थी। इसके अंदर लेखक कहीं भी अकबर के विरुद्ध जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, ना ही उस समय हुए विद्रोह या दमन को केवल एक पक्षीय ही दिखा देता है। आईने अकबरी में जो आंकड़ों का जोड़ किया गया है, उस जोड़ में भी अनेक प्रकार की त्रुटियां गलतियां हैं। इन गलतियों को इतिहासकार ये मानते हैं या तो ये अबुल फजल के सहयोगों से हुई है या फिर नकल उतारने वालों की गलती से। आईने अकबरी के अंदर राज्य से संबंधित बातें तो लिखी गई हैं, लेकिन उसमें ये कहीं उल्लेख नहीं है कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी क्या होगी। आईने अकबरी पूर्ण रूप से आगरा के अंदर लिखी गई है, तो इसलिए उसके अंदर आगरा के आसपास के क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों का वर्णन इतना अधिक नहीं किया गया है। अब इतिहासकार इतनी समस्या होने के बावजूद भी इसको एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इतिहासकारों का ये मानना है कि भी आंकड़ों का तो हम पुनः जोड़ करके उन्हें सही कर सकते हैं, और जो अन्य बातें हैं उनके लिए हम दूसरे स्रोतों से तुलना करके आईने अकबरी को इतिहास के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इतिहासकार इसको एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कुछ समस्याओं के होने के बावजूद भी उपयोग करते हैं। अब है कृषि मुगल काल में महज एक गुजारे के लिए होती थी, क्योंकि मुगल काल में हमारे यहाँ खेती गेहूं, जौ, जवार, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि की होती थी। लेकिन ये कृषि भूमि व मौसम के अनुसार की जाती थी। चावल उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाता था जिन क्षेत्रों में वर्षा 40 इंच से अधिक। इसके साथ साथ जहां वर्षा कम होती थी वहां पर जौ, जवार और बाजरा इत्यादि लोग उगाते थे। गेहूं मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में उगाया जाता था, लेकिन हम देखते हैं कि मुगल काल में रेशम, तंबाकू और नील इनकी भी खेती आरंभ हुई थी, जो कि वाणिज्य खेती है, व्यापारिक फसलें हैं।
किसान इनका उत्पादन तो करता था, किसान कुछ आमदनी के लिए भी इनका उत्पादन करता था, लेकिन देखने में प्राय यह आया है कि देश के बहुत कम भागों में, नाम मात्र के भागों में इस प्रकार की खेती होती थी, अन्यथा खेती खादानों की ही की जाती थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ना तो राज्य के पास खादानों को इकट्ठा करने का भंडार और ना ही किसानों के पास अपने घर में अनाज रखने की सुविधा थी। अकाल के समय लोग भुखमरी से मर जाते थे, जिससे ये अनुमान लगता है कि किसान जितना उत्पादन करता था उतने को वह उपयोग भी कर लेता था। तो अतः हम कह सकते हैं कि मुगल काल में कृषि जो थी वह गुजारे के लिए ही की जाती थी। अब कृषि कार्यों में महिलाओं का योगदान, क्योंकि खेती में महिलाएं अभूतपूर्व योगदान देती थी। कहने को तो महिलाएं घर की चार दीवारी में ही रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पुरुष खेत में हल जोतने का काम करता था, तो वह घर के अंदर पशुओं की देखभाल करना, अन्य घरेलू कार्य करती थी। जब फसल पक जाती थी, तो वह खेतों में कटाई, निराई, गुड़ाई, फसल निकालने आदि के कार्यों में पुरुषों का सहयोग करते थे। जब परिवार के सभी पुरुष खेतों में आ जाते थे, तो वह उनके लिए भोजन पहुंचाना, जिसमें दूध, दही, लस्सी, रोटी आदि शामिल थी, का कार्य महिला के द्वारा ही किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि मुगल काल में महिलाएं खेती के कार्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। भू राजस्व का सिद्धांत मुगल काल में क्या है? देखिए, राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, भूमि से प्राप्त कर था, जो कि दो रूप में लेते थे, जिन्स के रूप में या फिर नकदी के रूप में। जिन्स के रूप में फसल का हिस्सा जमा होता था खजाने में, नकदी के रूप में सोने चांदी के सिक्के जमा होते थे। अब भारत का जो व्यापार था वो पड़ोसी देशों के साथ काफी अच्छा था। भारत में जंगल के उत्पाद, गौण, शहद में लाभ के साथ साथ वस्त्र भी विदेशों में जाते थे, जिससे मुगल शासकों को नकदी के रूप में भू राजस्व या कर मिल जाता था। चांदी और सोने के सिक्के भारत में काफी मात्रा में आ रहे थे, क्योंकि भारत में प्राकृतिक रूप से चांदी की एक भी खान नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में चांदी व्यापार के माध्यम से ही आई। तो मुगलों की आय का सबसे प्रमुख स्रोत कृषि व्यवस्था में भू राजस्व था, जो नकदी और जिन्स के रूप में प्रयोग हो रहा था। इतना ही नहीं, अकबर ने तो भू राजस्व की नीति को इतना सरल व उदार बनाया कि वह 1 करोड़ रुपया सालाना प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने राजा टोडरमल की सहायता से पूरी भूमि की पैमाइश करवाई, नपवाया और इसको 182 परगनों में बांटा और प्रत्येक परगने के अंदर भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार कर को निर्धारित किया। जहां भूमि उपजाऊ थी वहां अधिक कर, कम उपजाऊ थी वहां कम कर, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा कि 1 करोड़ रुपया साल में आना ही चाहिए। अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए औरंगजेब जैसे शासकों ने दमन का सहारा लिया। उन्होंने अकाल के समय, भुखमरी के समय जबरदस्ती लगान वसूली शुरू की, जिस कारण औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक किसान विद्रोह हुए। अब नेक्स्ट आता है कि भाई मुगल काल में जंगलवासियों का जीवन कैसा था, कैसे बदला। देखो, जंगल में हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या भी निवास करती है, जिसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर के राज्य, हिमालय का तराई क्षेत्र, इनमें आदिवासी लोग रहते हैं।
आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय जंगल के उत्पाद और वो अपने जंगलों से बाहर ले जाते थे। जंगलों के अंदर पैदा होने वाले ऊन, लाख और शहद इत्यादि के ऊपर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन मुगल काल में इनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। उस बदलाव के कई कारण थे। एक तो हाथियों की मांग। देखिए, मुगल सेना में हाथी जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो राजा ये उम्मीद करता था कि मुझे पेशगी के रूप में हाथी दिए जाए, इसलिए उसने अपना रुख जंगलों की ओर किया ताकि जंगल के लोग हाथियों को पकड़ के मुगल शासकों को भेंट स्वरूप दें। दूसरा, शिकार। राजा केवल अपने महल की चारदीवारी या दरबार तक सीमित न रह करके राज्य से बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाते थे। उनके साथ उनके या तो बड़े बड़े मनसबदार या बड़े सेनापति होते थे। महज एक मनोरंजन करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। इस बहाने वे अपने राज्य का भ्रमण करते, राज्य में रहने वाले लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं का समाधान करते और जनता के अंदर अपनी छवि को बनाए रखने का प्रयास करते। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के वो शिकार पे जाते थे और जंगलवासियों के संपर्क में आते थे। जंगलवासी भी अपने राजा का बड़ा मान सम्मान करते थे और उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट में देते थे। व्यापार। देखिए, जंगल के उत्पादों का कुछ व्यापारियों ने लाभ उठाना चाहा और उन्हें जंगल में जाकर के उन्हें दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं देनी आरंभ की और बदले के अंदर जंगली उत्पाद ला करके बेचने लगे, जिसका परिणाम ये निकला कि जंगल में रहने वाले आदिवासी जो थे वो सीधे तौर पे राज्य के संपर्क में आ गए और उनके जो मुखिया थे आदिवासी समूह के, उनके व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए। अब व्यापारी इनके संबंधों का लाभ उठाते हुए इन्हें राज दरबार तक लाने लगे और राज दरबार में भी इन मुखियाओं की पैठ बनी। और जब मुखियाओं की राज दरबार में पैठ बनी तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को, अपने साथियों को भी सरकारी सेवा में शामिल करा दिया। तो इस प्रकार से जंगलवासियों का जीवन मुगल काल में संपूर्ण रूप से बदलता ही चला गया। अब आता है जमींदार। देखिए, जमींदार हमारे यहां बड़े शक्तिशाली और ताकतवर थे। कई हजारों एकड़ जमीन के मालिक होते थे। उनकी स्थिति स्थानीय राजाओं के समान थी। अब जमींदारों की भी 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी के अंदर वे जमींदार आते थे जो अपनी भूमि का भू राजस्व सीधे का सीधा स्वयं अपने आप खजाने में जमा करते थे। ऐसे जमींदार गांव में 3 या 4 मध्यस्थ जमींदार, ये इस श्रेणी में वे जमींदार थे जो अपने गांव या अपने आसपास के 2 या 3 गांवों का भू राजस्व खजाने में जमा कराते थे। ऐसे जमींदार अपना कमीशन अपने पास रख करके शेष राशि को खजाने में जमा कराते थे। तीसरी श्रेणी में वे जमींदार आते थे जो 200-200 गांवों के मालिक थे, जिनका राज्य पर पूरा नियंत्रण था। वह अपना कमीशन रख करके भू राजस्व जमा कराते थे। इन जमींदारों के पास अपनी सफाई सेना होती थी। ये जमींदार गांव की पंचायतों में भी हिस्सा लेकर के पंचायत के फैसले को प्रभावित करते थे, अर्थात उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालते थे। राज्य में इनकी स्थिति किसी स्वामी भगत यानी स्वामी से कम नहीं थी। लेकिन जब कभी भी राजकीय दरबारों का आगमन होता था या शाही परिवार से कोई सदस्य गांव में आते थे तो इन जमींदारों को अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करानी पड़ती थी। इसके साथ साथ इन
जमींदारों का प्रमुख कार्य था अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि राज्य को अधिक मेहनत ना करना पड़े। अब ये जमींदार अपने अपने क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखते। तो ये 3 प्रकार के जमींदार मुगल काल के अंदर हमारे यहां मौजूद थे। अब आता है ग्राम पंचायत। कि ग्राम पंचायत गांव की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, जिसमें गांव के बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। ये बुजुर्ग लोग या तो जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी या जो कुछ पढ़े लिखे होते थे वो इसमें शामिल होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जातियों को महत्व नहीं था। पंचायत में प्रतिनिधि तो सभी जातियों के लेते थे, लेकिन महत्व केवल ऊंची जाति वाले लोगों को ही दिया जाता। ये पंचायतें अब एक मुखिया का चुनाव करती और उस मुखिया के नाम को ये स्थानीय जमींदार के पास भेजती थी, क्योंकि महज एक औपचारिकता थी। क्योंकि स्थानीय जमींदार पंचायत के द्वारा चुने गए मुखिया को मुखिया मानने के लिए तैयार आसानी से हो जाता था। और ये पंचायत के काम में सहयोग के लिए पटवारी सहायता करते थे। ग्राम पंचायत के कार्य के रूप में जो कार्य ग्राम पंचायत आज करती है, उस समय में थोड़ी महत्व ज्यादा था। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अपने गांव के लेखा जोखा पर नियंत्रण करती थी। उसके पास अपना एक सफाई कोष होता था, जिसमें से वो गांव के अंदर ऐसे कार्य जो कार्य को व्यक्ति विशेष नहीं करवा सकता था, सामूहिक रूप से करवाते। जैसे बांध बनाना, गांव के चारों ओर बाड़ लगाना, गांव की सुरक्षा करना, गांव के जोहड़ या तालाबों की खुदाई करवाना, ये सब कार्य ग्राम पंचायत अपने खजाने से या अपने कोष से ही करवाती थी। इसके साथ साथ गांव में छोटे मोटे आपसी झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से होता था। ग्राम पंचायत कभी कभी बड़े कठोर फैसले भी करती थी, जिसमें व्यक्ति का बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार से बोलते हैं, जात बाहर करना, वो भी कर दिया जाता था। अतः ग्राम पंचायत उस समय एक महत्वपूर्ण संस्था थी। और गांव को इसीलिए हम छोटा गणराज्य भी कह देते हैं, क्योंकि वह चुने हुए लोग होते थे और एक गणराज्य की भांति कार्य होता था। अब समाज में या गांव में जाति व्यवस्था, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर प्रकार की जाति के लोग रहते थे। जाति और गांव दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गांव जाति से बंधे हुए थे, जाति गांव से बंधे हुए थे। क्योंकि केवल स्वर्ण जाति के लोग या उनकी जाति के लोग का काम नहीं चल सकता था। वो छोटी जाति सेवा कार्य के ऊपर निर्भर करते थे। इन सेवा कार्यों का कार्य होता था मरे हुए पशुओं को उठाना, उनके चमड़े उतारना, सफाई करना, ये कार्य गांव में होते थे। ये नहीं है कि गांव के अंदर कृषि भूमि की कमी थी, कृषि भूमि बहुत अधिक मात्रा में थी, लेकिन काम धंधे बटे हुए थे। जिस जाति को जो कार्य मिला वो जाति उसी कार्य को कर सकती थी। दूसरे कार्य अन्य जाति के लोग करने का अधिकार होता। ये छोटी जाति के लोग किसानों की जमीन पे काम तो कर सकते थे, लेकिन स्वयं खेती नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ जाति व्यवस्था में एक मध्यम श्रेणी के लोग भी आए, जिन्होंने उस समय बागवानी जैसे कार्य आरंभ किए, जिनके अंदर अहीर, गुर्जर और माली ये मुख्य रूप से शामिल थे। इनकी स्थिति थोड़ी ठीक थी। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था के कार्य बटे हुए थे और इन कार्यों को करने के लिए इन जातियां उपलब्ध थी। जिस जाति के जिनमें जो कार्य था वही वो कार्य करती थी, अन्यथा कार्य और कोई नहीं करता था। अब मैं आपको इस पाठ में आए कुछ प्रश्न बता रहा हूं, जिन्हें आप कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनें। प्रश्न नंबर 1, इतिहासकार आईवे अकबरी को एक
ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग करते समय किन किन समस्याओं से जूझते हैं या किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या कृषि मुगल काल में केवल गुजारे के लिए की जाती थी? स्पष्ट। प्रश्न तीसरा है, कृषि के अंदर महिलाओं का योगदान या महिलाओं के कार्यों का वर्णन करें। मुगल काल में, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में भू राजस्व की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, जमींदार कौन होते थे? जमींदारों की कितनी श्रेणियां थी और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जंगलवासियों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए? अगला प्रश्न, मुगल काल में ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता था और ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांव के अंदर जाति व्यवस्थाएं, जातियां आपस में समन्वय मिलकर के रहती थी, इस बात को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।